Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि भारत और आसियान के बीच में यहाँ आपको समिट देखने को मिलेगा। ये 22वां ऐसा समिट है जो इंडिया और आसियान के बीच में हो रहा है। एंड इस बार जो इस समिट को लीड कर रहे हैं भारत की तरफ से, वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी। वो गए हैं वहाँ मलेशिया कुआलालंपुर के अंदर। एंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली इसको यहाँ पे अटेंड किया। एंड इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में अपने जो स्पीच वो भी दी। अब इस स्पीच के अंदर प्रधानमंत्री ने एक बोला कि इंडिया और आसियान के जो लिंकेजेस है ना, वो हिस्टोरिक लिंकेजेस हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पास्ट की, तो हमारा आइडेंटिकल पास्ट और आइडेंटिकल टाइज रहे हैं बहुत लंबे समय से। इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से भारत हमेशा जुड़ा रहा है आसियान कंट्रीज के साथ। और ये जो करंट हमारी सदी चल रही है ना, 21वीं सदी, ये सदी भारत और आसियान कंट्रीज को ही यहाँ पे बिलोंग करती है। एंड दोस्तों, रिश्ते हमारे दोनों के बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे आप नोटिस करे होंगे, इस बार 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे था, उस दिन इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर भी अभी यहाँ पे रिसेंटली उनका विजिट हुआ। उसी तरह से और बाकी फिलीपींस के प्रेसिडेंट का भी विजिट हुआ। तो बहुत रेगुलरली हमारे यहाँ पे विजिट्स होते रहते हैं। एंड दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो भारत और आसियान की कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी AITIGA यानी कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये जल्दी से जल्दी यहाँ पे हम इसको फाइनलाइज करें। और भारत और आसियान के बीच में जो अगले 5 साल 2026 से 2030 का जो प्लान है, किस तरह से हमें ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, एजुकेशन में, फूड सिक्योरिटी में हमें चीज़ें और स्ट्रेंथन करनी है अपनी कॉपरेशन, उसको जल्द से जल्द यहाँ पे काम किया जाए। तो बाकी प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला कि भारत काम करेगा डिजिटल इंक्लूजन के लिए एंड सप्लाई चेन रिजिलियंट हो। सप्लाई चेन रिजिलियंस हम बहुत फोकस रखते हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया था, तो हमने देखा कि किस तरह से दुनिया की बहुत ज़्यादा निर्भरता थी चाइना के ऊपर। अब चाइना के ऊपर इम्पैक्ट आया, तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आया। तो इसीलिए हम फोकस करते हैं कि सप्लाई चेन हमारी रेज़िलिएंट यहाँ पे रहे। दोस्तों, डेट है आज की 27 अक्टूबर 2025। एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। एक मैं चीज़ आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बोला था पहले भी कि दिवाली की वजह से एक दिन बीच में प्रीलिम बूस्टर नहीं आ पाया था, तो उसकी जगह पे कल यानी कि 26 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे प्रीलिम बूस्टर अपलोड किया है। तो जिन बच्चों ने कल संडे वाला जो प्रीलिम बूस्टर नहीं देखा, वो जाके इसी चैनल में यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी टीम की तरफ से जो दिवाली के मौके के ऊपर बहुत भारी छूट हमारे अलग अलग कोर्सेज पे देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली हमारे जितने भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी कोर्सेज हैं, उन सब के ऊपर आपको अप टू 70% ऑफ देखने को मिल जाएगा। अगर आप 2 ईयर कोर्स लेना चाहते हैं तो संकल्प और पिनिकल ले सकते हैं। उसी तरह से 1 ईयर कोर्स में आपको प्रहार और टाइटन बैच देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बच्चे हमारे पास 3 ईयर फाउंडेशन या फिर आप 2+1 ईयर के प्रोग्राम के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्रारंभ 2028 बैच उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों, इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW, यहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है, वो है यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ कॉन्क्लेव 2025 के बारे में। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम यूएन पीस कीपिंग के बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। देखो, आप लोगों ने हो सकता है ब्लू हेलमेट्स भी सुना हो, राइट? या फिर आप इसको यूएन पीस कीपिंग आप कह सकते हो। होता पता क्या है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा कुछ पर्सनल, कुछ सिविलियन पर्सनल और मिलिट्री पर्सनल को डिप्लॉय किया जाता है, ताकि जो आपके कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स है ना, वहां पर शांति रीएस्टैब्लिश करी जा पाए, शांति रिस्टोर हम यहाँ पे कर पाए, वहां सिक्योरिटी इंश्योर करी जा पाए। तो कोशिश यही होती है कि कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा ना बढ़े, कॉन्फ्लिक्ट के बाद उन एरियाज में स्टेबिलिटी आए, एंड साथ साथ वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो इसी पर्पस के लिए 1948 के अंदर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस यहाँ पे एस्टेब्लिश करी गई थी, जब यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्रिएट करी गई थी। इसका पहला जो मिशन था दैट वाज अरब इजरायली सीज फायर। ये बेसिकली आपका जो अभी तक भी कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है ना, ये 1948 में जब इसराइल का फॉर्मेशन होता है, तो उसी टाइम से आपको ये
कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो उसके सीज फायर को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे इसका बनाया था। एंड इस तरह से अब तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये काम यहाँ पे करता है। तो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है उस वहाँ पर मिलिट्री, पुलिस, सिविलियन पर्सनल को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। एंड ये इनका फंक्शन मैंने आपको समझा ही दिया किस तरह से सीज फायर को मेंटेन करते हैं। बाकी डिसआर्मामेंट के अंदर, डीमोबिलाइजेशन के अंदर और री इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे हेल्प करते हैं। बेसिकली पॉइंट वही है कि आपका जो मिशन का ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और मैंने जैसा आपको बताया इनको हम लोग ब्लू हेलमेट के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इनके द्वारा जो यूएन पीस कीपर होते हैं वो ब्लू हेलमेट, एक अलग तरह के ब्लू हेलमेट हैं, वो यहाँ पे पहनते हैं। बाकी देखो ये नॉर्मली किसी के ऊपर फायर नहीं करते, पर सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर मिशन के ऑब्जेक्टिव के लिए ये फायर कर भी सकते हैं, बट नॉर्मली इनका काम है वहाँ पे शांति को स्टैब्लिश करना। अब दोस्तों भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर। जैसे भारत ने 3 लाख के आसपास पर्सनल अक्रॉस 50 मिशन यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं ओवर द टाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्गो में, लेबनान में, सूडान में, यहाँ बहुत भारी मात्रा के अंदर यूएन पीस कीपर्स भारत की तरफ से यहाँ पे गए हैं। तो लगभग 50 मिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो बांग्लादेश और जो भारत है, इन दोनों देशों ने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इन यूएन पीस कीपिंग मिशन। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना लाइबेरिया में दरअसल में 2007 की बात है, तो यूएन मिशन जो वहाँ पे चल रहा था, वहाँ पर भारत पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने एक ऑल फीमेल पुलिस कंटिंजेंट यहाँ पे डिप्लॉय किया था। तो ये भी अपने आप में एक ग्लोबल प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट हो गया था। बाकी दोस्तों भारत की कोशिश ये रहती है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें इन मामलों में, कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में नहीं होनी चाहिए। तो हम ना यहाँ पे कलेक्टिव ड्यूटी को फेवर करते हैं, ये नहीं कि हमारे किसी देश के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो हम उसको फेवर करें। नो, हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि वहाँ पे जो यूएन पीस कीपिंग मिशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव यहाँ पे होना चाहिए। बाकी इसके अलावा नई दिल्ली के अंदर जो सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है, यहाँ पर पीस कीपिंग फोर्सेस को ट्रेनिंग भी दी जाती है। और भारत का हमेशा से फोकस ही यही रहा है, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो पीस कीपिंग तो एक तरह से हमारे लिए सेवा है, जो कि हम यहाँ पे शांति स्टैब्लिश करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। अब आते हैं अभी क्या हुआ है। दोस्तों अभी पता क्या हुआ है, यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज का एक कॉन्क्लेव हुआ। कहाँ पर हुआ? ये पहली बार नई दिल्ली के अंदर हुआ। तो बहुत सारे अलग अलग देश आए, आपस में उन्होंने डिस्कशंस किए, तो वही यहाँ पे इस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो भारत की इंडियन आर्मी ने यहाँ पे इसको किया। एंड इनफैक्ट ना यहाँ पे हमारे जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक 4C फ्रेमवर्क दिया। क्या है ये 4C फ्रेमवर्क? राजनाथ सिंह जी ने ये प्रपोज किया कि 4Cs में आएगा आपका कंसल्टेशन, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर हमें पीस कीपिंग को और बेहतर बनाना है ना, तो हमें इन 4C का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि जैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में, कॉपरेशन, कंसल्टेशन और ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग को ही हम बोलते हैं। जैसे नई दिल्ली के अंदर हमने अभी बताया कि ट्रेनिंग सेंटर भी है इनका। इसके अलावा यहाँ पे किस तरह से आने वाले समय में हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए। उसके अलावा आपके जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम हो गया, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, कोशिश करनी चाहिए इंडिजिनियस इनोवेशन के ऊपर। तो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत ने बहुत सी चीज़ें सुझाई हैं जिससे यूएन पीस कीपिंग और यहाँ पे शानदार बन सकती है। बाकी ऑब्जेक्टिव देखो इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव का यही था कि आपस में कॉपरेशन इंक्रीज करें, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को सब चीज़ मानी जाए। ठीक है ना। जो देश कहीं ना कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, या और ऐसे देश जो ज़्यादा ट्रूप कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी ज़्यादा बात सुनी जाए दुनिया के अंतर्गत, उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। एंड इस तरह से हम यहाँ पे कलेक्टिव गुड के लिए यहाँ पे काम कर पाएं। इसके लिए यहाँ पे आपको ये डायलॉग या कॉन्क्लेव आपको देखने को मिलता है, जो पहली बार नई दिल्ली के अंदर कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज द टॉपिक ऑफ पायलट व्हेल्स। थोड़ा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये पायलट व्हेल्स वाला मुद्दा न्यूज में क्यों था। देखो जी, यहाँ पे आप पिक्चर में आप देख पाओगे, ये दरअसल में आपकी पायलट व्हेल्स आपकी कहलाती हैं। और पायलट व्हेल्स को ना आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। कैसे? इनके सर से। इनका जो सर होता है ना, वो आपको राउंड कलर का, आपको मतलब राउंड शेप में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से इनको आइडेंटिफाई बहुत आराम से किया जा सकता है। बाकी इनके जो फिन्स हैं उनसे भी इनको आइडेंटिफाई आप कर लोगे। थोड़ा बॉडी का कलर ब्लैक होता है, बट बीच में आपको व्हाइट स्पॉट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इनकी बात करें ना लेंथ की, तो ओवरऑल इनकी जो लेंथ होती है वो लगभग 7 मीटर के आसपास होती है, और बहुत भारी होती हैं, लगभग 2 टन के आसपास इनका वेट होता है। ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें इनके बारे में सुनना, पायलट व्हेल्स के बारे में। वो है कि ये मैट्रिलिनियन ग्रुप्स फॉर्म करती हैं। मैट्रिलिनियन समझते हो?
देखो मैट्रिलिन होती है लीनिएज, लीनिएज कहाँ से आती है? लीनिएज यहाँ पे मदर की साइड से ट्रेस करते हैं। जैसे ठीक है, एक होता है पैट्रिलिनियल जहाँ पिता की साइड से आप अपने लीनिएज को ट्रेस करते हो। मैट्रिलिनियल में मदर की साइड से कि आपका जैसे मदर होगी, आपकी नानी जी होगी, नानी जी की जो मदर होगी, तो उस तरह से आपका लीनिएज यहाँ पे ट्रेस होता है। अब इनमें ना इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इनमें आपस में कनेक्शन बहुत शानदार होता है। मतलब ये अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। इनको परिवार से दूर जाना सही नहीं लगता। तो बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग फैमिली के अंदर इनको आपको देखने को मिलती है। बच्चों से ये सेपरेट होते ही नहीं है, बहुत ही कम बार सेपरेट होते हैं। ये जो पॉड वर्ल्ड है ना, पॉड पॉड दरअसल में कुछ नहीं होता। इनके झुंड को, इनके ग्रुप को ही, डॉल्फिन के ग्रुप को ही हम पॉड का नाम देते हैं। तो जो मेल होंगे वो अपनी मदर के वाले जो होगा ना, कि मदर की साइड वाला जो भी फैमिली है उसके अंदर ही रहेंगे। जैसे आपका नानके वाली साइड होती है ना, तो जो लड़का है वो नानके वाली साइड के साथ ही हमेशा रहता है। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा सोशल एनिमल्स या सोशल मैमल्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये काफ़ी अच्छे खासा डीप डाइवर्स रहते हैं, जैसे 1000 मीटर तक इनका दे कैन डाइव, ताकि अपने जो भी इनका शिकार है, छोटी फिशेज हैं, स्क्विड है, उनको यहाँ पे ये कंज्यूम कर पाएं। बाकी मेजरली आपको ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट डीप सी वाटर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे और दुनिया भर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि आईयूसीएन स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है, पर तब भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर इनकी डेथ्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कुछ छोटे छोटे एरियाज के अंदर इनकी डेथ्स अक्सर न्यूज़ में आती रहती है। अभी पता क्या केस हुआ है? अभी न्यूजीलैंड के अंदर जो आपका ट्वाइलाइट बीच है, नियर द नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, वहां पर इस तरह से 29 पायलट वेव्स की डेथ होगी। अब क्या कारण था इस चीज का? देखो एक्चुअली पता क्या हुआ, ये पायलट वेल्स ना एक जगह पे अटक गई, या कह लो कि वहां पे फंस गई। क्यों फंस गई? क्योंकि इस बात को अंडरस्टैंड करना, मैंने अभी आपको बताया ना, इनका ग्रुप कनेक्शन बहुत शानदार है। तो अगर एक कहीं जा रहा है तो बाकी सब भी उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ चलते रहते हैं। अपने ग्रुप को ये छोड़ते नहीं है। अब मान लो अगर एक लीड करने वाला गलत डायरेक्शन में चला गया, तो सब लोग उसके पीछे पीछे साथ में उसी गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, और कोई छोड़ के जाने को भी रेडी नहीं है। तो हुआ पता क्या, कि जो न्यूजीलैंड के जो आपके नॉर्थ आइलैंड है, वहां पर क्या है कि जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही स्लोपिंग वाली है या बहुत ही शैलो है। इस वजह से क्या दिक्कत आती है, ये इक्वल लोकेशन का इस्तेमाल करती हैं कि यहाँ से वेव गई वापस इनके पास आई। तो उस वजह से क्या होता है, कई बार ये सही ढंग से डायरेक्शन को अंडरस्टैंड कर नहीं पाते। अब डायरेक्शन नहीं समझ पाए, उस वजह से एक जगह पे अटक गए तो अटके रहने की वजह से बहुत लंबे टाइम तक इनकी वहां पे डेथ हो गई। इसके अलावा क्योंकि इनका ग्रुप कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग था, तो अगर मान लो कोई गलत डायरेक्शन में चला भी गया तो सब लोग उसके पीछे पीछे चले गए, एंड अपने ग्रुप को उन्होंने छोड़ा ही नहीं, और वहां पे उनकी सबकी डेथ होगी। इसके अलावा देखो, होता पता क्या है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी कुछ कुछ बदलाव आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का भी इस्तेमाल होता है इको लोकेशन के अंतर्गत, और इसीलिए जो अलग अलग ऐसी ग्रुप्स हैं जो माइग्रेट करती हैं, उनको अपनी लोकेशन पता ही नहीं लग पा रही। तो ये सभी समस्याओं की वजह से भी होता है। बाकी इसके अलावा और भी कारण रहते हैं, जैसे अंडर वाटर नॉइस हो गया, सोनार हो गया, जैसे शिप्स वगैरह हो गया, वो भी इनके कम्युनिकेशन और नेविगेशन में इम्पैक्ट करता है। एंड दैट हैव आल्सो बीन द रीजन कि पायलट व्हेल्स की डेथ होती है। पर अभी ये जो डेथ हुई है इसके पीछे ये मेजर कारण आपको देखने को मिल जाएंगे। पायलट व्हेल्स न्यूज़ में था, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं रक्षम चिटकुल के बारे में, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड वॉचिंग, इंटरनेशनल बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम यहाँ पे हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर, रक्षम चिटकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्या पर्पस था इस तरह से बर्ड वॉचिंग करवाने का? देखो यहाँ पे ना 15 कंट्री से डेलीगेट आए, जिसमें ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ऐसे अलग अलग देशों से आए, एंड यहाँ पे इन्होंने आके बर्ड्स को ऑब्जर्व किया। अब इससे फायदा क्या होता है, कहीं ना कहीं जो लोकल यूथ है उनका भी इम्पैक्ट, उनका भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है बर्ड वॉचिंग के अंदर, माउंटेन क्लाइंबिंग के अंदर इंटरेस्ट आता है, और बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी मिलती है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे ऑब्जर्व किए गए, जैसे आपका प्लूमेबस वाटर रेड स्टार्ट हो गया, ब्लू फ्रंटेड रेड स्टार्ट हो गया, रॉक बंटिंग हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स यहाँ पे ऑब्जर्व किए गए। अब आप लोग ने ये तो समझ लिया होगा कि बर्डिंग या बर्ड वॉचिंग तो समझ आ गया, पर ये माउंटेन क्लाइंबिंग कैसे हुआ? देखो एक्चुअली आप इस बात को अंडरस्टैंड करना कि जो रक्षम चिटकुल है ना, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, और जो आपका उत्तराखंड में आपको गंगोत्री रीजन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार ट्रैक देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग इस ट्रैक को करते हैं, और ये जो ट्रैक है ना, यहाँ पर आपका एक बहुत फेमस आपको पास आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लामखागा पास। इसको लामखागा पास भी या फिर आपका लामखांगा पास भी बोलते हैं। तो दोनों में से जो भी आप समझना चाहो, तो ये पास का नाम है। ठीक है,
तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे उत्तराखंड के साथ कनेक्ट कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में क्या, जो रक्षम चिटकुल रीजन हो गया, एंड यहाँ पे आपका जो गंगोत्री वाला रीजन है आपका उत्तराखंड के अंदर, उसको कनेक्ट करता है ये लामखांगा पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये जो पर्टिकुलर पास है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, इसमें इंटरेस्टिंग बात आप देखना है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहाँ पर ना दरअसल में बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है ये ड्राई जोन के अंदर है। बाकी और हिमाचल प्रदेश की सेंचुरीज अगर आप नोटिस करोगे ना, वहां पे बारिश होती है, बट रक्षम चिटकुल में यहाँ पे बारिश नहीं होती, ये मानसून एक्सपीरियंस नहीं करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, काफी अच्छी अच्छी लश वैलीज, आपको रिवर्स भी आपको देखने को मिलती हैं, ट्रैकिंग मैंने आपको बता दिया, और साथ साथ यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हिमालयन ब्लैक बियर, ठीक है, मस्क डियर। इसके साथ साथ ना आपको यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। रोडोडेंड्रॉन्स आपके होते हैं जैसे आपके रोज नहीं होता, बेसिकली जो भी आपके रेड ट्रीज या फिर रोज वाले जो ट्रीज होते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ओक ट्रीज होते हैं, पाइन के ट्रीज आपने देखे होंगे। तो बहुत सारी इस तरह से अलग अलग आपकी मेडिसिनल आपको जो जड़ी बूटियां होती हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए डेफिनेटली आपकी जो रक्षम चिटकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो न्यूज में था तो लोकेशन पर्सपेक्टिव से ये भी, और आपका जो मैंने आपको पास बताया लामखांगा पास, ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज JMX 25। देखो जैसा नाम में ही है, JMX का मतलब क्या है, जे से जापान हो गया, आई से हो गया इंडिया, और ये क्या हो गया, मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो अभी भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। दरअसल में ना ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी ये दो पार्ट्स में हुई। देखो एक तो था सी फेस और एक था हार्बर फेस। एक तो बंदरगाह फेस, बंदरगाह फेस जो था वो आपका जापान के अंदर ही हुआ, योकोसुका में। एंड अगर हम बात करें जो सी फेस, ये हुआ आपका इंडो पैसिफिक के अंदर। और इंडो पैसिफिक ओशन अगर हम बात करें, बेसिकली पैसिफिक ओशन की बात करें, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दोनों देश अगर हम बात करें ना, तो आप लोग जानते ही होंगे ये क्वाड का भी हिस्सा है दोनों देश। एंड क्वाड की जो कंट्रीज हैं वो एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं, मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें आपका इंडिया, जापान, USA और साथ साथ आपको ऑस्ट्रेलिया भी देखने को मिल जाएगा। तो वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडो पैसिफिक के लिए। एंड सिमिलरली JMX के माध्यम से भी हम चीज़ें यहाँ पे आपस में एक तरह से इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे भारत की नेवी और जापान की जो जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है ना, इनके बीच में ये आपका बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। ये 2012 में स्टार्ट हुई थी जापान के कोस्ट से। एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि बाद में आगे जाके कहीं ना कहीं हमारा फोकस इंडो पैसिफिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। एंड भारत और जापान के बीच में जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इस बार के अंदर INS सह्याद्री भारत की तरफ से और जापान की तरफ से अलग अलग शिप्स जैसे शिप्स असाही, कोइमी एंड उनकी सबमरीन्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जो INS सह्याद्री है ना, ये शिवालिक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब होता है जिसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो फोकस यही रहा कि साथ में मिलकर कैसे काम किया जाए, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के ऊपर फोकस था। जैसे सबमरीन्स, खासकर चाइना की बात करें तो सबमरीन्स में काफ़ी एडवांस हो रहा है, तो कैसे हम यहाँ पे उनको डिटेक्ट करके उनको यहाँ पे मार सकते हैं, या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर मान लो सबमरीन्स के बीच में युद्ध होता है तो उस केस में कहाँ से हम किस तरह से उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वो सारा यहाँ पे आपका फोकस रहा। उसके अलावा क्रॉस डेस्क विजिट्स हो गया, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना, आपस में दोनों देशों के बीच में एक ज्वाइंट योगा सेशन भी हुआ ताकि दोनों के बीच में भाईचारा यहाँ पे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें आपको भारत और जापान के बीच में होती हुई देखने को मिलती हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि नेवल एक्सरसाइज में मालाबार एक्सरसाइज भी हमारी होती है जिसमें क्वाड के देश होते हैं। उसके अलावा एयरफोर्स में वीर गार्जियन, एंड आपकी आर्मी में आपको धर्मा गार्जियन आपको इंडिया और जापान के बीच में होती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड फोकस और विजन दोनों का यही है कि इंडो पैसिफिक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव रहे। एक और टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। ये एक्चुअली टॉपिक हमारा रह गया था तो आज हम इसको कवर कर लेंगे। बेसिकली 23 अक्टूबर को ना भारत ने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, और इसी मौके के ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट हुआ 23 फॉर 23। 23 तो समझ आ गया कि 23 अक्टूबर जो है वो स्नो लेपर्ड को दर्शाता है। ये 23 का मतलब क्या है, ये जो कैंपेन हमने लॉन्च किया ना, ये कह रहा है कि आपको ना डेली 23 मिनट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। बेसिकली लोगों में ना अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी जो आप करोगे, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करोगे इसके लिए, तो कहीं ना कहीं स्नो लेपर्ड के लिए यहाँ पे हम कंजर्वेशन के तरफ यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कैंपेन था इसको स्नो लेपर्ड ट्रस्ट, साथ साथ यूनेस्को और यूनेप, इन्होंने भी यहाँ पे सपोर्ट किया।
एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो दिन है ना, ये 2024 से हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि हम 23 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट करेंगे। बेसिकली नहीं है ना, जो दिन है 23 अक्टूबर का, ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर डे स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट था पास्ट में। कैसे? क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना 2013 की, तो 23 अक्टूबर 2013 को क्या हुआ था, जो आपका बिश्केक है किर्गिस्तान के अंदर, वहां पर आपका ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। दैट इज वाई हमने यहाँ पे इसी दिन को यहाँ पे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है एज इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। तो कोशिश यही है कि अवेयरनेस जनरेट हो गए। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको भी हम यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल SDG 6 वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, SDG 15 बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डेफिनेटली कर पाएंगे। अब दोस्तों बात रही स्नो लेपर्ड के बारे में, हमने कई बार स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ा हुआ है, हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्नो लेपर्ड जो है ना, वो आपको ऐसे तो 12 कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 12 देश है जहां पर आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे। पर सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड है वो भारत के अंदर ही है। एंड भारत में भी मेजरली अगर मैं बात करूं तो लद्दाख में जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है, वहां पर मोस्ट नंबर ऑफ आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं। भारत में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी बोला जाता है, क्योंकि ना ये आपका स्नो में होते हैं और आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका ना रंग वैसा हो जाता है कि आप स्नो में इनके सामने होंगे पर ये आपको दिख ही नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक भूत होते हैं, ठीक है ना, वैसे आपको होता है। तो इनको मतलब आराम से ये कोल्ड एनवायरमेंट्स में, अल्पाइन एनवायरमेंट्स में सर्वाइव कर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के स्टेट एनिमल इनको यहाँ पे दर्जा मिला हुआ है। बाकी और जो आपके बिग कैट्स हैं, जैसे बाकी और लेपर्ड्स और बाकी जो होते हैं ना, वो रोर करते हैं, पर ध्यान रखना ये रोर नहीं करते, ये अपने अलग तरह की इनकी साउंड होती है, म्याऊं होती है अलग तरह की, जिस वजह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके अलावा ये होते हैं क्रेपस्कुलर। क्रेपस्कुलर का मतलब कि ये जो डॉन और डस्क के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बेसिकली जब सुबह का सूरज आ रहा होता है या शाम का सूरज ढल रहा होता है, उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एंड ये थोड़ा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, दे आर सॉलिटरी इन नेचर। इनका IUCN स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। बाकी साइट्स में अपेंडिक्स 1 में और WPA के अंतर्गत भी आपको ये शेड्यूल 1 में देखने को मिल जाएंगे। काम इनका क्या है मेजर? देखो, प्रे पॉपुलेशन को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइबेक्स हो गया, ब्लू शिप हो गया, उनको ये उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेंगे। और क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, उससे कहीं ना कहीं ओवर ग्रेजिंग नहीं होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि स्नो लेपर्ड यहाँ पे ब्लू शिप को खाते हैं, और ब्लू शिप जो कहीं ना कहीं घास को ज़्यादा खाती थी, तो अब वो ओवर ग्रेजिंग यहाँ पे नहीं होगी। तो प्रे पॉपुलेशन इन्होंने रेगुलेट कर दी। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके अलावा फूड वेब, ठीक है ना, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हो गया जो भी इन्होंने मारा है जिसको भी, वो कहीं ना कहीं वल्चर के लिए फूड की तरह काम करेगा, वल्फ के लिए फूड की तरह काम करेगा। और ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है। अगर आपको स्नो लेपर्ड अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वहाँ की जो इकोलॉजी है वो बहुत ही शानदार है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में लगभग 718 स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे, और मैक्सिमम आपको 477 लद्दाख में ही देखने को मिलते हैं। और ये जो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में, इसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी यहाँ पे बोला जाता है, और ये अपने आप में एक फ्लैग स्पीशीज है, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। बाकी रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड इसके साथ ही साथ अगर हमें बात करूँ यहाँ पे, जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, एक था ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों इसको रिलीज किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस आपका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी हेल्थ इनिशिएटिव OPHI के द्वारा, ना कि वर्ल्ड बैंक। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। INS विक्रांत की दोस्तों बात करें तो ये भारत की, मतलब भारत के द्वारा बनी पहली एयरक्राफ्ट कैरियर है। वैसे तो है दूसरी, पर इंडिजिनसली डेवलप्ड ये पहली है। तो ये सबमरीन के साथ इसका लिंकेज नहीं है। ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।